दोस्तों, अगर आपने कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है या आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। वैसे तो पीआर अप्लाई करने से पहले हमारे माइंड में बहुत पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं और नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। पॉजिटिव थॉट ये आते हैं कि हमें कनाडा तो पीआर तो लेना है, लेकिन नेगेटिव चीज़ क्या है कि आपको बहुत सी न्यूज़ देखने को मिलती है और आपने खुद से भी रिसर्च किया होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऑक्यूपेशन तो डिमांड में है नहीं। अभी के टाइम पे गवर्नमेंट कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन के बेसिस पे नॉमिनेशन दे रही है। नॉर्मल अगर आपका ऑक्यूपेशन है तो आपके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो हैं। तो ये जो मिथ है आपका, मैं कहीं ना कहीं ये दूर करने वाला हूँ और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अपने आप से रिलेट भी कर सकते हो। अब वैसे तो कनाडा के पीआर लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है। हर जगह आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि कनाडा स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका प्रोफेशन नहीं आता है। कौन कौन से ऑक्यूपेशन आते हैं भाई? फिर किस में अप्लाई करना चाहिए? तो पॉजिटिव वे में जाएंगे तो हमें ऑक्यूपेशन देखने को मिल सकती है, बट नेगेटिव वे में जाओगे तो आप सिर्फ न्यूज़ देख करके और लोगों के बातें सुन करके ही दूर हट जाओगे। अगर आपको अप्लाई करना है तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा चीज़ें आपको जाननी है तो थोड़ा हम पीछे जाते हैं। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में 16 ईयर से ज़्यादा मुझे हो गया है। तो 2011 की बात करोगे, 2009 की बात करोगे, तो पहले के टाइम पे भी ना कनाडा का इमिग्रेशन इतना कुछ खास नहीं था। अभी के टाइम से अगर आप कंपेयर करते हो तो बहुत लोग कहेंगे पहले बहुत अच्छा था, अभी ख़राब हो गया। अगर आप पहले देखोगे ना तो 2002 से लेकर के 2005 तक की एप्लीकेशन, 2006 तक की जितनी एप्लीकेशन लोगों ने अप्लाई की थी, गवर्नमेंट ने सारी कैंसिल करके वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस वापस कर दिया था। उस समय पे लोगों की सिचुएशन क्या होगी, लोगों ने अपना जो ट्रस्ट था, अपने जो ड्रीम था, उसको ख़त्म होते हुए देखा है। 2009 के बाद गवर्नमेंट क्या लेके आई थी? प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट ले आई थी, जिसको हम POL बोलते हैं। प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट में सिर्फ 24 ऑक्यूपेशन थे। बाद में देखोगे तो 50 ऑक्यूपेशन उन्होंने ला दिए थे। 50 ऑक्यूपेशन में कौन हुआ करते थे? नर्सेज थी, सोशल वर्कर थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हुआ करते थे उसमें। और उसके अलावा और जैसे अगर हम देखोगे तो कुछ डॉक्टर्स रिलेटेड प्रोफेशन थे, फिजियोथेरेपी हुआ करते थे, और उसके अलावा डेंटिस्ट हुआ करते थे। ऐसे ऑक्यूपेशन होते थे। तो अपने आप से लोग रिलेट करते थे। सपोज देखो, इंडिया में लोग मल्टीटास्किंग काम करते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जो आपसे रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो कोर बिजनेस है उसको, आपको कोर वर्क है उसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और जो डिमांड में है ना, जो कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन में है, उससे आपको अगर एक्सपीरियंस मिलता है तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हो जाते हो। अब देखोगे, 2 ऑक्यूपेशन द कनाडा इमिग्रेशन प्रोग्राम ईच सब कैप। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 27 अगस्त 2013 की बता रहा हूँ यहाँ पर। उस समय पे जो पीओल हुआ करता था, आप देखोगे तो आपको देख मिलेगा सिर्फ 24 एलिजिबल ऑक्यूपेशन थी। और उसमें भी देखोगे तो कैप लगभग टोटल 5,000 एप्लीकेशन को लेना था। और उस समय पे FSW और FSWTP, मतलब फेडरल स्किल ट्रेड कैटेगरी और फेडरल स्किल वर्कर कैटेगरी, एक में ही कमांड लिस्ट आया करती थी। और सब कैप देखोगे, हर एक ऑक्यूपेशन पे 300 एप्लीकेशन गवर्नमेंट लिया करती थी। और ऑनलाइन दिखा करता था कि 200 हो गई, अब 300 हो गई है। वो धीमे धीमे होता था और लाखों एप्लीकेशन लोग अप्लाई किया करते थे। तो वहाँ पे एक्सेप्ट भी होती थी, लोगों का नंबर भी आता था। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 24-50 पीओल होता था। अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये 6 कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन, जिसमें गवर्नमेंट इस समय पे एप्लीकेशन पिक कर रही है। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन गवर्नमेंट नहीं उठा रही है। अगर आप देखोगे, कैटेगरी बेस ही ऑक्यूपेशन तो है, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 470 रैंकिंग तो कट ऑफ गया है ना। अगर आप सोचो कि 500 के ऊपर ही जा रहा है, मेरा तो नंबर ही नहीं आना है, तो आपको ये देखना है कि कैटेगरी बेस में जो 6 कैटेगरी दे रखी है, उसकी जो सब कैटेगरी है उसमें कहीं ना कहीं आपका ऑक्यूपेशन आता है कि नहीं आता। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो एजुकेशन का इन्होंने ले रखा था कैटेगरी बेस में, उसमें भी इन्होंने नॉमिनेशन दिया है। हेल्थ केयर पे इनका ज़्यादा ध्यान है। और हेल्थ केयर में देखोगे सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन आपको हेल्थ केयर और सोशल सर्विस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन ये लोग ले रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंच प्रोफिशेंसी देखेंगे, उसमें भी इनकी फोकस देखने को मिलता है। और आने वाले टाइम पे इनकी तरफ से नॉमिनेशन जो 5 कैटेगरी है उसमें तो एप्लीकेशन पिक करेंगे ना, बट आपको अपनी एप्लीकेशन तो एक्सपेंसिव पूल में डालनी पड़ेगी ना, तभी
तभी तो आपका नंबर आएगा। अब आप ये सोचोगे कि कट ऑफ नीचे आए, 460 आए या 465 आए, तो हमें लगेगा कि हाँ अब अप्लाई करना चाहिए। तो वो तो टाई ब्रेक रूट पे जाएगा ना, जो लोग पहले अप्लाई किए हैं उनका नंबर पहले आएगा। और हो सकता है आप जब अप्लाई करो तो एप्लीकेशन जो CRS रैंकिंग थोड़ा ऊपर चली जाए, तो आपको ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन इन 5 कैटेगरी में आता है, 6 कैटेगरी में, और 2026 में 3 और कैटेगरी ऐड होने वाली है, तो देखो कि लगभग सभी ऑक्यूपेशन में कवर हो जाएंगी। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसको हम हटा देते हैं, तो देखिए हेल्थ केयर और सोशल सर्विस में कवर करते हैं, तो लगभग मैक्सिमम ऑक्यूपेशन आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ, और ऑक्यूपेशंस तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। देखिए लगभग जितने भी मेडिकल से रिलेटेड होते हैं तो आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन होता है, डेंटिस्ट भी इसमें आते हैं, डेंटल हाइजीन होते हैं, ये तो पहले से डिमांडफुल पहले भी हुआ करते थे। डाइटिशियन देखोगे यहाँ पर, मसाज थेरेपिस्ट देखोगे, मेडिकल सोनोग्राफी देखोगे। मैक्सिमम आप चाहो तो यहाँ पे खुद दे सकते हो, पैरामेडिकल ऑक्यूपेशन, फार्मासिस्ट पहले अप्लाई किया करते थे, फार्मेसी टेक्नीशियन होते थे, साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। लगभग आप देखोगे सोशल वर्कर भी यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, जो पहले POL में हुआ करते थे। स्पेशलिस्ट इन क्लिनिकल होते हैं, स्पेशलिस्ट इन सर्जनी होते हैं। देखो आप अगर पुराने जानते हो ना इमिग्रेशन को, तो आई होप आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होगे। पहले भी ये प्रोफेशन डिमांड में हुआ करते थे। तो अगर आपका इन सब में कोई भी आपको ऑक्यूपेशन आता है, देखो नर्सेस प्रैक्टिशनर होते हैं, नर्सेस तो बहुत डिमांडफुल है और नर्सेस का वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करते हैं, ये सब डिमांड में है। तो अगर आपका हेल्थ केयर में है तो अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आप देखोगे हर कोई इसमें क्वालिफाई नहीं करता। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी आर्किटेक्चुरल, सिविल इंजीनियर आपको देखने मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बात करेंगे, जियोलॉजिकल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सब डिमांडफुल हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप जियोलॉजिकल इंजीनियर हो, आप नर्स हो, और आपकी 470 रैंकिंग बन रही है, और हो सकता है ये मैंने आपको जो भी चार्ट दिखाया, ये रैंकिंग कम भी हो सकती है, तो आप जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। ट्रेड ऑक्यूपेशन देखो, पहले कुक नहीं होता था, आप देखो इन्होंने कुक डाला, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, कुक, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर, ये सब देख रहे हो आप यहाँ पर, प्लम्बर हैं, ये सब क्वालिफाई करते हैं। एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड की बात करते हैं, तो देखोगे बुशर काफ़ी डिमांड पे होते हैं, बुचर जो होते हैं। एजुकेशन ऑक्यूपेशन बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो टीचरें होती हैं वो अच्छे आइल्स का स्कोर भी ले आती हैं, तो देखोगे किंडरगार्टन टीचर होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर होते हैं। तो आपका ऑक्यूपेशन, भले ही आप टीचर हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपका एक्सपीरियंस इससे मैच हो सकता है, तो क्यों आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आप इस मत देखो कि आपका ऑक्यूपेशन डायरेक्टली यहाँ पे डिमांड में आ जाए तो हम अप्लाई कर लें। अगर आपका ऑक्यूपेशन यहाँ से मैच कर रहा है हल्का फुल्का भी, तो कहीं ना कहीं आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये जब इन्फॉर्मेशन थी, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, एजुकेशन के लिए दे रहा हूँ। आप को अगर अप्लाई करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको और कोई एक्सपर्ट मिल जाता है जहाँ से आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सको, तब वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर है। कनाडा प्रपोज 3 न्यू ऑक्यूपेशन कैटेगरी फॉर द एक्सप्रेस एंट्री इन 2023। इसमें भी 3 ऑक्यूपेशन आ रही हैं। इसमें तो जो बचा रह गया था लीडरशिप में, अगर आप सीनियर मैनेजर हो, आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप रिसर्च और साइंटिस्ट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी में हो, आर्म फोर्स में थे, आप रिटायर हो गए हो, आप अप्लाई करना चाहते हो अभी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें भी आने वाले टाइम पे ऐड होने वाली। इसकी भी सब कैटेगरी देखोगे तो बहुत सी ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि पहले से टाइम पे अगर कंपेयर करोगे तो अभी के टाइम पे कनाडा इमिग्रेशन ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो रूल हुआ करते थे। मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में हूँ, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए, तो आपको अपने एप्लीकेशन यहाँ पे डालना चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कितने ज़्यादा यहाँ पर चांस बन रहे हैं, क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी ना पहले थी ना आने वाले टाइम पे हो सकती है। आपको सिर्फ एफर्ट करना होता है, आपको अपनी एप्लीकेशन डाल करके आगे बढ़ना होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। डिफ़िकल्ट रूल अभी भी थे, पहले भी थे और आने वाले टाइम पे भी होंगे। इम्पॉसिबल कभी नहीं होता। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे नीचे दे दिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ज़रूर मैं आपको असिस्ट करूँगा और फाइलिंग में आपकी हेल्प करूँगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।